Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Let's start the session. So, for those who don't know me, myself Usama Sarfraz, a Munstack developer currently working at Kwanso and also a part-time freelancer as well at Upwork. हमेशा की तरह पहले से हम लोग आउटलाइन डिसाइड कर लेंगे कि ये सेशन किस तरह से आगे बढ़ेगा। हम पहले किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे किस तरह फ्लो किस तरह जाएगा सेशन का, और उसके बाद से अब शुरू करते हैं। ओके, तो सेशन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट है क्या, लाइक व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, हाउ कैन वी यूज इट, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को ये सोल्व करती है। हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को सिर्फ फंक्शनल पैराडिग्म में ही डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन के लिए। इसका स्कोप लिमिटेड किया है फंक्शनल पैराडिग्म के लिहाज से, ठीक है। मोर ऑन हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म में भी लेकर जा सकते हैं डिस्कस करने के लिए। ओके, तो आगे कुछ इसकी चीज़ें हैं, टाइप इन्फेरेंस और टाइप एनोटेशन, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर मूव करेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट इन फंक्शंस में टाइपस्क्रिप्ट को किस तरह यूज़ किया जा सकता है। फिर इंटरफेसेस क्या होते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, फिर एक टाइप है एलियस, टाइप डिफाइन करने का, वो क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, और एंड पे जेनेरिक्स क्या होते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले क्योंकि ये 7th सेशन है मंथ सैटरडे सीरीज का, लाइक 7th वीक है, तो वी एज्यूम यू गाइज ऑल नो व्हाट जावास्क्रिप्ट इज, और उसके बेसिक सिंटेक्स से आप लोग मतलब आप लोगों को पता है बेसिक सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइज किस तरह होता है, उसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं, तो हम उस चीज़ को टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल। ओके, व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट? अब व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट? टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, लाइक टाइपस्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट एट द एंड, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट के लाइक जावास्क्रिप्ट एक आप उसको कह रहे हैं वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जब मैं मतलब मैं सैटरडेज का पहला सेशन दे रहा था, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ index.js। तो हमने वेरिएबल जब डिक्लेयर किया था या इनिशियलाइज किया था, तो मैंने कहा था कि लेट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी टाइप स्ट्रिंग आपको ये शो कर रहा होगा, लेकिन मैं आगे जाके y में फॉल्स भी रखवा सकता हूँ। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग, नहीं नीचे वाले लाइन पे आए तो टाइप ऑफ y करवाएंगे तो वो चेंज हो जाती है बेसिकली बिहाइंड द सीन, क्योंकि हमने इसको टाइप नहीं दी हुई, तो इसकी y की टाइप क्या होती है, एनी। एनी भी बेसिकली एक टाइप है। तो जावास्क्रिप्ट कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वीकली टाइप लैंग्वेज है, आप किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, मतलब इसी वाई में मैं आगे नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकता हूँ, इसी वाई को मैं एज एन अरे भी कर सकता हूँ। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट आया कि उसने टाइप्स ऐड कर दी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आई गेस ये चीज क्लियर है कि टाइपस्क्रिप्ट है क्या, सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। एट द एंड टाइपस्क्रिप्ट आपकी जावास्क्रिप्ट ही है कि उसके टॉप पे बिल्ड हुई है। और अभी हम लोग आगे जाके जब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में कोड करेंगे तो हम देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली खुद रन नहीं होता। टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर उसको क्या करता है, एक जेएस की फाइल में कन्वर्ट करता है, और एट द एंड वो जेएस की फाइल रन होती है और वो हमें आउटपुट देती है। तो टाइपस्क्रिप्ट इवेंचुअली जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन बस आप इसको अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि आपने जावास्क्रिप्ट में अगर टाइप्स ऐड कर दी, वो एनी रिमूव कर दिया, उसमें टाइप ऐड कर दी, हर वेरिएबल को बता दिया कि उसकी टाइप क्या है, आप उसमें वही वेरिएबल स्टोर करवा सकते हो, तो फिर वो आपकी क्या बन गई है, टाइपस्क्रिप्ट। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। ओके, अब इसको यूज किस तरह किया जा सकता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करती है, इस बात पे पहले आ जाते हैं। अब अक्सर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे डेवलपर्स ही हैं, आप लोगों को एक बड़ा एरर फेस किया होगा आप लोगों ने जब भी आपने जावास्क्रिप्ट के साथ काम किया होगा। वो एक होता है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ओके, आई गेस ठीक है। एक बड़ा कॉमन सा एरर है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ओके, गुड। अब अगर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट करती क्या है, टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली आपको रन टाइम पे ही, मतलब आपको कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ता, वहीं पे ही आपको बता देती है कि आप किसी वेरिएबल को गलत वे में यूज करें। अभी हम लोग जब कोड करने लगेंगे आपको उसका सही तरीके से अंदाजा भी हो जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। बस जस्ट एन ओवरव्यू कि आपको जब आप कोड कर रहे होते हो रन टाइम पे ही आपको बता देती है कि आपके
कोड में आप किस वेरिएबल की कौन सी, मतलब कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको कम से कम टाइपस्क्रिप्ट में ये एरर नहीं सुनने को मिलेगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, अनटिल अनलेस वो आपको यहाँ पे शो करा रहा और कोड को आप कंपाइल भी कर लें ऑन अ लाइटर नोट। तो आपको क्या करता है, कोड के कंपाइल होने का वेट नहीं करना पड़ता एरर के शो करवाने के लिए। टाइपस्क्रिप्ट आपको कोड करते हुए ही बता देती है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दैट्स व्हाई आई लव टाइपस्क्रिप्ट एज वेल। ओके, अब टाइपस्क्रिप्ट को हमने यूज कैसे करना है? सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट का सिमिलरली आपने इंस्टॉल करना है ग्लोबली। उसके लिए आपको कमांड करनी है, जो कि मैंने पहले से, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है टाइपस्क्रिप्ट। आपने अपने कंसोल में जाना है, सिंपल ऐसे आपने कर देना npm i टाइपस्क्रिप्ट -g, लेकिन ये मेरे पास पहले ही ग्लोबली इंस्टॉल्ड है, वो अपडेट कर देगा। ठीक है, इस तरह आपके पास ग्लोबली टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अब टाइपस्क्रिप्ट की, अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट में काम करना है, जिस तरह आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में काम करना होता है, तो आप .js की एक्सटेंशन से फाइल बनाते हैं। उसी तरह जब आपने काम करना होता है टाइपस्क्रिप्ट में, तो आपने .ps की एक्सटेंशन से एक फाइल बना लेनी है। ठीक हो गया। ओके, अब ये देखें, जिस तरह की यहीं पे एरर दे रहा है, टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ओके, टाइप्स का तो मेरे ख्याल से आपको सबको आइडिया होगा कि कौन कौन सी टाइप होती है। स्ट्रिंग होती है, बूलियन होती है, नंबर होता है, नल, अनडिफाइंड। तो टाइप्स का आई गेस आप सबको आइडिया है। तो अब अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं, इसको एक दफा क्लियर कर देते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में किसी को कोई इशू तो वो अभी पूछ सकता है। ओके, अब अगले पार्ट पे, टाइप इन्फेरेंस एंड टाइप एनोटेशन। अब ये दोनों चीजें क्या है? सिंपल, ये बस दोनों टर्म्स हैं टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड। अब इन्फेरेंस क्या करता है? जब आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर, जब वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं और साथ ही इनिशियलाइज भी कर देते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट उसकी टाइप को खुद ही इन्फर कर लेती है। सिंपल टर्म में इसको समझते हैं। मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज भी करता हूँ। लेट क्या कर लेते हैं हम लोग, मान इज इक्वल टू मर। अब इसने इसकी टाइप को इन्फर कर लिया, कि उसने खुद से एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमने इसको साथ ही इनिशियलाइज भी कर दिया। अब उसने इसको एज्यूम कर लिया कि इसकी टाइप सिर्फ क्या है, स्ट्रिंग है। अब उसके मुकाबले में इसी चीज को मैं अगर एनोटेट करूं, जिसे हम लोग कहते हैं एनोटेशन। अब मैं अगर इसी चीज को एनोटेट करूंगा, मैं इसको कह देता हूं लेट सैटरडे। इसकी टाइप को एनोटेट करने के लिए ये कोलन, फिर आगे टाइप स्ट्रिंग। अब मैंने इसको बता दिया कि सैटरडे जो वेरिएबल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। एक कंटेनर, क्योंकि वेरिएबल इज अ कंटेनर, तो इसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग को कंटेन कर सकता है। तो ये फर्क है एनोटेशन में और इन्फेरेंस में। आई गेस दिस इज क्लियर। अब अगला सवाल ये आता है, क्योंकि तंजीर भाई एक बहुत बेहतरीन चीज कहते हैं कि अगर एक लैंग्वेज में कोई दो डिफरेंट चीजें बनी हैं, तो उन दोनों चीजों का कोई ना कोई मकसद होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें टाइप इन्फेरेंस भी यूज करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं हमें एनोटेशन भी यूज करनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ इसमें तजाद है इस चीज में। कुछ लोगों का बिलीव है कि आप लोगों को मतलब कम्युनिटी में कुछ लोगों का बिलीव है कि आपको हर दफा वेरिएबल को एनोटेट करना जरूरी है, आपको एनोटेट करना ही करना चाहिए। लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो आपको उसको एनोटेट करने की जरूरत नहीं है। तो चीजें डिफर करती हैं फ्रॉम वन यूजर टू अदर यूजर। तो ये आप पे है, अब आपने मतलब इन्फेरेंस यूज करनी है या एनोटेशन यूज करनी है। अब इसके आगे देख लेते हैं कि सैटरडे में मैं बूलियन नहीं स्टोर कर सकता। सॉरी, इसको मैं अगर कहता हूँ फॉल्स, तो वो मुझे कहता है द टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। और क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो टाइप एनी होती है, तो वो तो इसको कास्ट कर देगा, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो दिस इज द इशू व्हाट टाइपस्क्रिप्ट रियली सॉल्व्स।
अब इसको देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट अगर आपने वो टाइपस्क्रिप्ट कर ली ग्लोबली इंस्टॉल, तो मैं इसको ना सिंपल करते हैं कि करता किस तरह काम कर टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर। मैं सिंपल ये प्रिंट करवाता हूँ सैटरडे। ओके, तो सिंपली मुझे क्या करना है, अपनी रूट डायरेक्टरी में जहाँ पे मेरी ये फाइल्स पड़ी हैं वहाँ पे लिखना है TSC फाइल का नेम एंड एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा उसी रूट फाइल में मेरे पास एक JS की फाइल मिल गई। जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया मुझे एक JS की फाइल उसी डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में मेरी विद द सेम नेम बट डिफरेंट एक्सटेंशन, लाइक यहाँ पे TS था, यहाँ पे JS है। और अब मैंने रन करना है तो मैं सिंपल जिस तरह जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करते हैं नोड कंपाइलर के साथ, सिंपल नोड index.js, और वो मुझे उसने एक कंसोल दिखा दिया। तो इवेंचुअली हमारा जो कोड रन होता है वो जावास्क्रिप्ट का ही होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, टाइप इनफेरेंस और टाइप एनोटेशन में किसी को कोई इशू? ओके, अब टाइपस्क्रिप्ट इन फंक्शंस। अब फंक्शंस में टाइपस्क्रिप्ट किस तरह यूज होती है? कैन नोट डिक्लेयर ब्लॉक्स को, अच्छा वो इसकी वजह से मसला आ रहा है। ओके, अब फंक्शन में टाइपस्क्रिप्ट किस तरह यूज की जा सकती है? अच्छा, मैं फिर से एज्यूम यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक सिंटेक्स का पता है। अगर नहीं पता तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन नेम से किसी भी फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं। फंक्शनल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, फंक्शन कीवर्ड से इनिशियलाइज भी होते हैं, और एरो फंक्शंस भी होते हैं। हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शंस को यूज करते हैं। लेट सॉरी कॉन्स्ट मंथ सैटरडेज, ओके। अब टाइपस्क्रिप्ट में एक फंक्शन को यूज करने का क्या फायदा है? अब इसके फर्दर फायदे तो जिस तरह हम लोग जेनेरिक्स में मूव करेंगे आपको मतलब फंक्शंस में भी पता लगते जाएंगे। मैं आपको एक पीस ऑफ कोड भी दिखाऊंगा कि उसको रीयूज किस तरह कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब एक फंक्शन में ऑब्वियसली उस फंक्शन की टाइप डिफाइन करने के लिए कि क्या उस फंक्शन ने कोई चीज़ रिटर्न करनी है कि नहीं करनी, क्या उस फंक्शन ने कोई नंबर रिटर्न करना है, अब उसके आर्गुमेंट्स कौन कौन सी टाइप के होंगे, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वो क्या कर रहा है। अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब वो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके रिटर्न कर रहा है आपको सिंपली, या वॉइड कर रहा है सिंपल कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा है, या सिर्फ चलेगा और बिहाइंड द सीन। तो जावास्क्रिप्ट में टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शंस में इस तरह हेल्प करती है। आगे जब हम लोग जेनेरिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि टाइपस्क्रिप्ट में किस तरह। फॉर एग्जांपल यही देख लें, ये सिंपल एक सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट में, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई करके वो रिटर्न कर रहा है सिंपल एक फंक्शन। यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट्स को टाइप दे रहा है, नंबर के आप सिर्फ नंबर ही दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे इसकी टाइप ये खुद ही देखें इन्फर कर रहा है एनी, क्योंकि मैंने ना इसको इनिशलाइज नहीं करवाया यहाँ पे। तो वो यहाँ पे क्या इन्फर कर रहा है? एनी। अब मैं यहाँ पे इसको अगर टाइप दे दूंगा एड टू नंबर्स, यहाँ पे इसको मैं टाइप दे दूंगा ए नंबर, बी नंबर, तो यहाँ पे ए प्लस बी, और यहाँ पे मैंने इसकी टाइप डिफाइन कर दी कि ये रिटर्न भी नंबर ही करेगा। अच्छा, अगर आप इस सिंटेक्स से वाकिफ नहीं है तो ये सिंपली मुझे यहाँ पे रिटर्न और करली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा एक लाइन ऑफ कोड है, मैं एरो फंक्शंस के आगे वो लिख दूंगा तो एरो फंक्शन उसको खुद ही उसको पता लग जाता है कि उसने उसको रिटर्न ही करना है ये ए प्लस बी को सिंपली। तो अब मैं जब इसको फंक्शन को कॉल करूंगा तो अब वो खुद ही मुझे बता रहा है। मैं अगर लेट से यहाँ पे इस तरह कोई स्ट्रिंग देना चाहूँ तो वो मुझे यहाँ पे खुद ही कह रहा है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, कि इसको आपने नंबर ही पास करना है। लेट से मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ, अब वो मुझे अगले पे दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, के फंक्शन के पैरामीटर्स नंबर डिफाइन हुए हैं। तो लेट से यहाँ पे 2। तो इस तरह टाइप स्क्रिप्ट अगर जावास्क्रिप्ट होती, यहाँ पे ए प्लस बी पे उसने कंकैट करके दे देना था टाइप कास्टिंग पीछे बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट की। तो ये इशू जावा टाइप स्क्रिप्ट आपके सॉल्व करती है। और अगर मैं इसको फिर से कहूँगा
तो वो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट कर देगा। आगे हम लोग आते हैं इंटरफेसेस पे। बेसिकली जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स में काम करते हैं तो हम लोगों ने डिफाइन करना होता है एक ऑब्जेक्ट में, लाइक इंटरफेस भी टाइपस्क्रिप्ट में सिर्फ आप की टाइप डेफिनेशन के लिए ही है कि एक ऑब्जेक्ट में कितनी कौन कौन से की वैल्यूज हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और उसके लाइक उसकी वैल्यूज किस टाइप की हो सकती हैं। सिंपली इंटरफेस इन सिंपल वर्ड्स। ओके, मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में आ गया और ये ब्लॉक स्कोप का एरर दे रहा है, के लिए भी हम लोग एंड पे एक चीज करते हैं। ओके, अब इंटरफेस जावास्क्रिप्ट में सिंपल इंटरफेस कीवर्ड से हम लोग डिफाइन करते हैं। इंटरफेस का कोई नाम होता है, लेट्स से मान सैटरडेज इंटरफेस, हमने उसका नाम दे दिया। एक ऑब्जेक्ट करली बेसिस ओपन करली बेसिस क्लोज, और हम यहाँ पे उसको डिफाइन कर देते हैं कि इस इंटरफेस को जो भी इंप्लीमेंट करेगा या जो भी इस टाइप का इंटरफेस होगा वो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। लेट्स से मैं कहता हूँ नेम, स्ट्रिंग, एज, नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल बी के लिए इसको इतना रखते हैं। अब मैं लेट से एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाता हूँ, कॉन्स्ट, इसको कह देते हैं पर्सन, कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू। अब मैंने टाइपस्क्रिप्ट का एक बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि मुझे बता देती है कि इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें आनी है। अब मैंने कंट्रोल स्पेस को जब प्रेस किया आपकी आईडी में, आप जब भी करेंगे तो ये आपको बता रहा है ये एज है। जब एज का की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वो बताता है कि एज का टाइप क्या है, नंबर, नेम, नेम की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। सो तो ये इन नटशेल एक इंटरफेस है। फर्दर मूविंग ऑन टाइप। अच्छा, अब टाइप और इंटरफेस, हम लोग टाइप एक एलियस है जिसके जरिए हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में अपनी लाइक सेल्फ डिफाइंड टाइप्स को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एक टाइप है, नंबर एक टाइप है। अब हम चाहते हैं कि उसामा भी एक टाइप हो फॉर एग्जांपल, या वन सैटरडे एक टाइप हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टाइप का एक एलियस है जावास्क्रिप्ट में, वो टाइप करते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वन सैटरडे और इसको हम लोग कर देते हैं सैटरडे। अब जब भी किसी वेरिएबल को ये टाइप असाइन होगी ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की वैल्यू होगी, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ मंथ सैटरडे की टाइप की वैल्यूज होगी। हम लोग टाइप को दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हम लोग जिस तरह इंटरफेस डिफाइन करते हैं उस तरह टाइप एलियस से भी हम लोग इंटरफेस मतलब एक टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन रेकमेंडेड ये है कि जब सेल्फ डिफाइंड टाइप्स यूज करें तब ही आप टाइप का एलियस यूज करें, और बाकी जगह पे आप इंटरफेसेस से ही काम चलाएं या इंटरफेसेस यूज करें। ओके, सो टपल। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या है, आपको अगर अरे की सिंपल डेफिनेशन का पता हो तो अरे को हम लोगों ने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या पढ़ा है कि सेम टाइप का डाटा स्टोर करवाते हैं, एक ऐसा कंटेनर है अरे, बेसिकली हम उसको ऐसे करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग कोई भी अरे को इनिशियलाइज करवाएं, डिक्लेयर करते हैं, जब भी कोई भी वेरिएबल अगर ले लें तो उसमें हम लोग मल्टीपल टाइप की, मतलब एक ही अरे में हम लोग उसमें बूलियन भी स्टोर करवा लेते हैं, उसमें हम लोग स्ट्रिंग भी स्टोर करवा लेते हैं, उसमें हम लोग नल भी स्टोर करवा लेते हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा लेते हैं। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए टपल्स आ गए जिसमें हम लोग अरे की टाइप्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सिंपल टपल। ओके, इफ आई एम नॉट, अच्छा अब इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं और हम लोग टपल को डिफरेंट मतलब साइड पे डिफाइन करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ टाइप अरे, टाइप इज इक्वल टू नंबर स्ट्रिंग। तो अब मैं जब इसको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा ना
तो इसमें मैं अब थर्ड इंडेक्स फॉर एग्जांपल बनाता हूँ। तो ये मुझे क्या कहता है कि टाइप नंबर स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू अरे टाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 इंडेक्स ही डिफाइंड है, मेरे पास तीसरा इंडेक्स ही नहीं है। तो इस चीज से मुझे कोड पे बड़ा कंट्रोल आ जाता है। कल को मैंने अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है इस अरे पे, तो मुझे पता है कि कितने इंडेक्स तक मेरे पास डाटा होगा और उस डाटा को मैंने फर्दर ऑपरेट करना है। तो ये चीज मुझे कोड पे बड़ा कंट्रोल देती है कि कल को मेरे पास बग नहीं आएगा, जो जिशान भाई ने भी बात की। ओके, फर्दर जेनेरिक्स। अब जेनेरिक्स क्या होते हैं? अब वही बात जिस तरह जब मैंने स्टार्ट किया था फंक्शंस को, कि फंक्शंस में किस तरह टाइपस्क्रिप्ट हमें हेल्प करती है, फंक्शंस में टाइपस्क्रिप्ट किस तरह हेल्प करती है। अब एक और चीज टाइपस्क्रिप्ट में, अगर मैं कहता हूं कि ये फंक्शन मुझे, मैं लेट से कहता हूं कि एक फंक्शन मुझे मेरी मर्जी की रिटर्न दे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक जेनेरिक नॉर्मल सा एक फंक्शन बनाते हैं, वो मुझे, मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग रिटर्न करे, मैं चाहूँ तो मुझे वो नंबर रिटर्न करे, मैं चाहूँ तो वो मुझे कुछ रिटर्न ना करे। ये मेरी मर्जी है, मैं उस चीज को कंट्रोल करूँ, उसके आर्ग्यूमेंट्स की टाइप भी मैं कंट्रोल करूँ, या जिस टाइप का मैं आर्ग्यूमेंट दूं उसी टाइप की उसकी रिटर्न टाइप भी हो। तो उस चीज के लिए हमारे पास एक चीज आती है जेनेरिक्स। तो जेनेरिक्स का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। अब लेट से मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, तो मुझे यहाँ पे उसको जेनेरिक पास करना होगा। और अब वो देखें, जब मैं इसको कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ, तो वो मुझे क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। अब लेट से मैं कहता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं नंबर पास करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो मुझे रन टाइम पे ही वो बता रहा है, मतलब मैं जो सा यहाँ पे जेनेरिक पास कर रहा हूँ वो उसी टाइप का उसका आर्ग्यूमेंट भी सेट कर रहा है, पैरामीटर भी सेट कर रहा है, और मुझे वही रिटर्न टाइप भी मिल रही है। तो लेट से 9। अब इस चीज का मतलब इस चीज से बहुत ज्यादा रीयूजबिलिटी, मतलब रीयूजबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत मतलब अहम किरदार अदा करती है। उस लिहाज से बात कर लें, हम लोग रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए रिएक्ट में। सिमिलरली हम लोग पीछे बिहाइंड द सीन नेस्ट में, नोड में बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं जेनेरिक्स की वजह से। मैं आपको एक पीस ऑफ कोड भी दिखाऊंगा जो बेसिकली हमारे ईएम ने लिखा हुआ है। वो एक कुछ लाइन का पीस ऑफ कोड है, उसको हम लोग किसी भी एंटिटी, मतलब किसी भी मॉडल के टाइप की चीज, किसी भी मॉडल को हम लोग अपडेट करने के लिए यूज कर सकते हैं विद टाइप। और मैं आपको लाइक विद द यूज ऑफ जेनेरिक्स ओनली। तो आई गेस जेनेरिक्स क्लियर है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे यूटिलिटी टाइप पे मूव कर सकते हैं। ओके, फर्दर यूटिलिटी टाइप्स। अब टाइपस्क्रिप्ट में कुछ यूटिलिटी, अब टाइपस्क्रिप्ट में कुछ यूटिलिटी टाइप्स हैं। अब उनका फायदा क्या है, हम लोग टाइप्स को रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर एक इंटरफेस बनाया था, यूटिलिटी टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का पर्पस ही लाइक एक तो स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है, और उसके अलावा हम लोग इसमें क्या कहते हैं, लेट्स से ये सिंपल पर्सन है, हम लोग पर्सन को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो ये इसको अगर हम लोग, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने पर्सन के, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ जेंडर स्ट्रिंग, इसमें और कौन कौन सी की वैल्यूज ऐड की जा सकती हैं, ए नेम, एज,
और इसको क्या कहा जा सकता है, हम लोग इसको कह सकते हैं फादर नेम, वो भी एक स्ट्रिंग है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे किसी जगह पे इसी टाइप को यूज करना है, लाइक मुझे किसी जगह पे एक ऐसी टाइप चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं नेम और एज दूं। तो मैं क्या करूंगा, एक नया इंटरफेस बनाऊंगा और उसमें नेम और एज भी दूंगा, जेंडर भी दूंगा, फादर भी दूंगा। लेकिन मुझे तो इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ एक नेम और एज चाहिए। तो मैं जावास्क्रिप्ट हमें बिहाइंड एक ऐसी यूटिलिटी टाइप्स होती हैं वो दे सकता है। एक का नाम मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, कस्टमाइज्ड पर्सन। और एक यूटिलिटी टाइप है omit, उसमें हमें उसकी पहली की देनी पड़ती है कि टाइप कौन सी है, और दूसरी में हमें उसको देना है कि हम क्या चीज़ omit करवाना चाहते हैं उससे। तो यहाँ पे हम लोग omit करवाते हैं इसका नेम, इसको खुद ही दे देना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे इसका omit करवाते हैं नेम, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या बचता है, एज। टाइप कौन सी बनी है, एज, जेंडर और फादर नेम। तो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई गेस यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कस्टमाइज पर्सन हुआ, इसमें एज, जेंडर, और इसमें फर्दर हम लोग और भी वेरिएबल्स को इमिट करवा सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे फादर नेम, यस। तो इस तरह हम लोग आगे और लगा के इसमें और वेरिएबल्स मतलब स्किप करवा सकते हैं, और ये एक और टाइप बन गई हमारे पास जिसको हम लोग सिंपल यूज कर सकते हैं। अब इसके मुकाबले में हमारे पास एक पिक टाइप भी है, जिसके जरिए हम लोग इसमें से कोई ना कोई वैल्यूज को पिक कर सकते हैं किसी टाइप के लिए, लाइक एक नई टाइप के लिए। सिमिलरली हमारे पास इसमें पार्शल टाइप भी है। पार्शल टाइप से मुराद कि आप लोग तमाम इस ऑब्जेक्ट की टाइप को टेम्परेरी, मतलब अभी तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो इसका मतलब होगा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ये वाली टाइप देता हूं तो उसमें नेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऑब्वियसली टाइप स्क्रिप्ट वैसे एक और फंक्शन है ऑप्शनल चेनिंग, वो भी बहुत यूज में आता है। तो दैट वाज लाइक टाइप एंड यूटिलिटी टाइप। आप इसको टाइप स्क्रिप्ट के ऑफिशियल डॉक्स में जाके पढ़ भी सकते हैं फर्दर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो यूटिलिटी टाइप्स में? ओके, हम कंक्लूड कर रहे थे सिंपल वेज में, ठीक है। अगेन जस्ट टू कंक्लूड, हमने बात कर ली कि ऑब्वियसली आपके पास फंक्शंस हैं, इनको वैल्यूज को पैरामीटराइज कर सकते हैं। देन फर्दर है कि आप टाइप्स को पैरामीटराइज कर सकते हैं, कि मैं ये भी डिसाइड कर लूँ मेरे फंक्शन किस टाइप की वैल्यू ले सकते हैं और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। उसमें हमने एक अच्छी एग्जांपल डिस्कस की कि अच्छा, अगर आप लेट्स से किसी ऐसे फीचर में काम कर रहे हैं जिसमें आप एक एपीआई को कंज्यूम कर रहे हैं और आपने सीरियलाइजेशन या डिसरियलाइजेशन की कोई लॉजिक लिखी हुई है, एंड ऑब्वियसली दैट serializes या deserializes the data from or to some type object, तो आप एक सेंट्रल फंक्शन में ये डिफाइन कर देंगे यूजिंग द पावर ऑफ जेनेरिक्स के आपने ये काम करना है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग हमने फिर डिस्कस की कि अगर और चीज़ जो आज तक करते आए हैं बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते आए हैं, ठीक है। मेथड चेनिंग जिसको आप कहते हैं, मेथड चेनिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, लाइक डेलीगेशन जिसे आप कहते हैं, या लैम्डा फंक्शंस आप जो यूज़ कर रहे होते हैं। तो लैम्डा फंक्शन में आप क्या कर रहे होते हैं, टेक्निकली जो भी आपके पास वैल्यू आ रही होती है उसको आप टेक्निकली एक फंक्शन के थ्रू गुजार रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप अपनी लॉजिक पास कर रहे होते हैं, लेट्स से x provided x dot something, right? So that is the point. तो आपने यहाँ पर ये चीज़ स्क्रीन शेयर अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस थिंग, ठीक है। मैं आपको चैट में लिख देता हूँ कि लेट्स से x provided
अक्सर आप क्या होता है कि आप एक फंक्शन यूज करते हैं, लेट्स से db.models, ठीक है, और x प्रोवाइडेड सच दैट x डॉट जो भी आपका मॉडल है, लेट्स से उसका नेम है इज ग्रेटर देन 10। तो ये जो आपने ये पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर पास किया, आपने एक फंक्शन पास किया, ठीक है, और आप ये समझें कि इससे कितनी ज़्यादा आपका कोड बच रहा है, मतलब आपको बार बार पीछे ये कोड नहीं लिखना पड़ रहा, यानी कि आपको ये नहीं करना पड़ रहा कि db.models डॉट गेट वैल्यू लेस देन 10, ठीक है। आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये अलाउ करता है कि आप एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। सो आप ये समझें कि db.models एक इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ, और उसके अंदर जस्ट आप क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन पास कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि पीछे आप 10 अपनी मतलब जिस तरह की भी आपको नीड हो, नेम का फंक्शन बना, फिर आप नेम का फंक्शन भी बनाएंगे, फिर आप we can we say this pass function or callback function? Yes you can, ठीक है। तो टेक्निकली यही हो रहा होता है। अब पैरामीटराइज्ड फंक्शन इज बेसिकली जहां पर वो क्या कर रहा होता है, एक पैरामीटर में वैल्यू रिसीव करने की बजाय एक फंक्शन रिसीव कर रहा होता है, और अगर वापस उसको कॉल कर दे, कॉल बैक क्या होता है, सिंपल कि मैंने अपना काम किया, जब मैंने अपना काम कर लिया उसके बाद जो भी मुझे फंक्शन मिला मैंने उसको कॉल कर देना, तो मैंने वापस कॉल कर दिया, सिंपल। सो कॉल बैक फंक्शन इज बेसिकली व्हेन अ फंक्शन रिसीव्स अ फंक्शन, उसने अपना सारा काम कर दिया और फिर उस फंक्शन को उसने वापस कॉल कर दिया। अब उसको नहीं पता जिसको वापस वो कॉल कर रहा है वो क्या फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल लेते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, हम थोड़े से डिज़ाइन पैटर्न्स को यहाँ पे भी डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना स्ट्रीम यार्ड के ऊपर भी, आई गेस, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, लेट्स से आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें डीबी में कुछ डेटा सेव करवाना था और उसके बाद उसने ईमेल भी भेजनी थी, बट इंस्टेड ऑफ कि आप उस ईमेल जो आपने भेजनी थी उसका जो कोड है वो उस फंक्शन के अंदर लिखें, आप उसको एक फंक्शन पास करेंगे जो ईमेल भेज सकता है, ठीक है। और कल को अगर आपका दिल करता है, ठीक है, कि आपने किसी और ईमेल प्रोवाइडर से ईमेल भेजने, तो आप दूसरा फंक्शन भेज देंगे, ठीक है। अगेन इसको हम अक्सर यूजुअली वी आर ट्राइंग टू हैंडल दिस थ्रू सम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर एक इंटरफेस एक टेक्निकली एक कंक्रीट क्लास यूज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको इंजेक्ट करवा लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन आई एम नॉट श्योर वो क्या होता है, कि बिकॉज आई एम नॉट अ रिएक्ट गाय, ठीक है, तो उसामत उस पर कमेंट कर दो if higher order function work like callback function as well in React के components के अंदर। अच्छा, बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन यही है, अ फंक्शन रिटर्निंग अ फंक्शन, सिंपल वे में। और अगर रिएक्ट के कॉन्सेप्ट में देखना तो एक कंपोनेंट है जब एक कंपोनेंट वही रिटर्न करता है, सिंपल वे। आप उसको इस तरह में लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हायर ऑर्डर फंक्शन सोचिए। Sounds good. So technically again अगर आपको ये लगता है कि एक फंक्शन को रिसीव कर रहा है, और मैं मोस्ट प्रोबेबली यही हो रहा होगा कि ये फंक्शन को ही रिसीव कर रहा होगा, हायर ऑर्डर फंक्शन को, ठीक है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। आपने एक यानी कि जिसे आप कहते हो कि एक टेक्निकल लेवल के ऊपर आपने एक कंसेप्ट समझना है, जस्ट थ्योरी समझनी है। और अगर आपको लगता है कि वही सेम चीज़ किसी और लैंग्वेज में किसी और तरीके से हो रही है, ठीक है, लेट्स से आज लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर रहा है, तो वो क्या नाम है, दैट इज टेक्निकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग। कल को समवन फाइंड कम्स अप विद अनदर वे, जो भी ये सेम काम कर रहा हो, कि वो एक फंक्शन को रिसीव कर रहा हो और उसको कॉल बैक कर रहा हो टेक्निकली, ठीक है। इन दिस केस मोस्ट प्रोबेबली रिएक्ट विल बी डूइंग दैट इंटरनली, ठीक है। वो एक फंक्शन को रिसीव ऑब्वियसली कर रही होगी, उसको फिर कॉल बैक कर रही होगी। सो यस, ठीक है, अगेन सही है ना। तो अगर इफ हायर ऑर्डर फंक्शन इज समथिंग दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज आर्गुमेंट, देन अगेन इट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग देन, ठीक हो गया। सो कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, के कहाँ पे थे हम, हाँ,
कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट कि अगर बट यूजुअली आपने जब भी एक चीज़ें कर रहे हो ना तो आपने अगेन हमने स्टार्ट में बात की कि व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, ठीक है, आप उसकी गुड एनफ रीजंस ढूंढें। आई हैव वर्क विद सम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, अक्सर क्या होता है कि वो लोग रीयूजेबिलिटी के चक्करों में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो जो सॉलिड प्रिंसिपल्स का एस है, एस मीन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, तो वो उसको ब्रेक कर जाते हैं। तो अक्सर आपने ये नहीं करना कि आप किसी चीज़ को इतना रीयूजेबिलिटी साइड पर यूज़ करने लग जाएं कि वो किसी मतलब जो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे बाहर निकल जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने बात की कि हम उनको इन चीज़ों को इंजेक्ट कर रहे होते हैं और फिर उन फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें भी देयर आर बेटर वेज, लाइक आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर लेते हैं और आप प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप किसी मेथड के अंदर बार बार किसी फंक्शन को इंजेक्ट करें और फिर उसको कॉल बैक करें, राइट। तो आप जिसे हम कहते हैं अक्सर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, यानी कि आप क्या करते हैं कि आपके पास एक क्लास ए है, ठीक है, जिसका काम सिंपल डेटाबेस में वैल्यूज ऐड करना और निकालना है, ठीक है। तो आप ये नहीं करेंगे कि क्लास ए को एक क्लास बी के से इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है, जिसे अक्सर प्रोग्रामिंग में टर्म प्रॉब्लम यूज होती है जिसे कहते हैं बनाना गोरिल्ला प्रॉब्लम। तो आप ये नहीं करेंगे कि एक बी क्लास बनाएं जिसका काम ईमेल्स करना और उसको ए को बी से इनहेरिट कर दें, ठीक है। अब टेक्निकल लेवल के ऊपर तो आपको लग रहा होगा कि ए भी अलग है, बी भी अलग है। आपको ये भी लग रहा होगा कि ए क्या है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, और बी क्या कर रहा है, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। बट असल में ऐसा नहीं होगा। उसकी दो रीजंस हैं, ठीक है। पहली रीज़न तो ऑब्वियसली ये है कि जब ऑब्जेक्ट बनना है तो टेक्निकली ए का बने या बी का बने, डजेंट मैटर व्हाट मैटर्स इज कि जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर ए और बी दोनों चीज़ें पड़ी होंगी, ठीक है। तो बनाना गोरिल्ला प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपको बनाना चाहिए तो सारा को गोरिल्ला भी मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ, तो फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो होता है कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस का, कि जो हम करते भी हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। तो आप बजाय इसके ये करने के कि आप इस तरह की चीज़ों में पढ़ें, आप एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं एज अ, जिसमें आप कोई भी चीज़ इंजेक्ट कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर। वो टाइप एक इंटरफेस टाइप का होता है, ठीक है, और उस इंटरफेस को जिस मर्जी प्रोवाइडर ने इम्प्लीमेंट किया हो, लेट्स से एक आई ईमेल का इंटरफेस है, ठीक है, और आपके पास ईमेल प्रोवाइडर 3 तरह के हैं। लेट्स से गूगल का अपना ईमेल प्रोवाइडर है, ट्विलियो का है, एक ट्रेलो का नहीं होता, लेट्स से ट्विलियो का है, और एक किसी गूगल का है, ठीक है। सो कोई भी आप किसी भी उन तीनों में से किसी को भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड डिपेंडिंग अपॉन जो चीज़ आपने इंजेक्ट की हुई है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो फंक्शन लूजली कपल्ड होगा, इसलिए वो किसी को भी कॉल कर सकेगा। तो अगेन कोशिश आपने ये करनी है कि हर चीज़ को आप समझें और उसके अराउंड कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और जब आपको उन प्रिंसिपल्स की समझ आ जाएगी तो आप, जिसे हम कहते हैं कि यू वॉन्ट बी अब्यूजिंग दोज लैंग्वेज फीचर्स, आपने किसी भी लैंग्वेज को फीचर को अब्यूज नहीं करना। आपने अगेन मेक श्योर करना है कि यू आर फर्स्ट ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई दिस फीचर एग्जिस्ट और इसका फ़ायदा क्या है, एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उस फीचर को इतना ज़्यादा अब्यूज़ ना कर दें या उसको इस तरह से यूज़ ना करें जहाँ पर आपको लग रहा हो कि वो एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है बट वो एक प्रिंसिपल को फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है। सो ये था, बट अगेन मैं आई वुड शेयर समथिंग कि आप सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो कर दें। और सामा प्लीज़ कंटिन्यू, किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें और मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जो आप पढ़ लीजिएगा, इट विल हेल्प। सामा ओके, फॉर समिंग इट अप, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फर्दर लाइक हम इसको कंक्लूड करते हैं सेशन को। Good day. So again, thanks for joining everyone. Try to join our Facebook group to stay in touch with all the events that we are trying to bring in. Yeah, new series that we are trying to bring in. Inshallah, we are planning more series. So वो भी है, और next session भी हम plan कर रहे हैं. Most probably next session will be on deployment of the MERN app
ऑन AWS। तो कोशिश करें कि आप लोग जब नेक्स्ट सेशन में आएँ तो आप लोगों के पास आपके AWS अकाउंट्स हों। सिंपल वेज है, तकरीबन ₹200 आप $1 लगता है, तो विच इज़ अराउंड ₹200 वो आपका AWS अकाउंट बन जाता है। एंड आई वुड से कि आप लोग ज़रूर करें, बट आई विल टॉक टू द मेंटोर्स कि कोई ऐसी चीज़ें वो ले आएँ जिसमें फ्रीली भी हो सकता हो इफ़ पॉसिबल, तो हम वो भी कर लेंगे। कोशिश करें कि स्टूडेंट बेनिफिट्स, जब तक आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट बेनिफिट्स में आपको अक्सर को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती होती हैं, ठीक है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि कौन-कौन से लोग देते हैं, बट देयर आर सो मेनी पैक्स, गिटहब पैक्स वगैरह हो गए, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको, काफ़ी अकाउंट्स मिल जाते हैं। आई वुड सजेस्ट सम लाइक मॉइज़ वगैरह, तुम लोग इस पे देखो कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो फ्रीली बेनिफिट मिल रहा है स्टूडेंट्स को, तो हम उसको यूज़ कर लें फॉर डिप्लॉयमेंट्स ऑफ आवर मर्न ऐप्स। एनीवेज, सो पॉइंट अगेन ये है कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करें, ठीक है। और क्या हमारे पास, हाँ, हमारा पेज, फेसबुक पेज लाइक करें एंड ट्राई टू शेयर योर the next events and sessions with your friends, your mates, your class fellows, your university mates, whatever. Or yes, you can ask. Azure services are available for students, तो ठीक है। आई वुड से कि Azure पर मतलब ठीक है, हमें AWS पे तो लाजमी है करवाना। वो उसकी रीज़न ये है कि कम्युनिटी में या इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा AWS यूज़ होता है फॉर एनी नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। भाई AWS एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड करती है फ्री क्रेडेंशियल्स फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि बाय द एंड ऑफ टुमारो या बाय द एंड ऑफ मंडे आप लोग अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लो, आप लोग सारे, ठीक है। वी आर अ कम्युनिटी, सो वी हैव टू वर्क एज अ कम्युनिटी। आप लोग डिस्कॉर्ड के अंदर डिस्कशंस कर लो, बट अगेन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि AWS हो जाए, क्योंकि नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडस्ट्री में AWS सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। सो वी नीड टू हैव दैट, बट बाकी चीज़ें भी गुड है, ठीक हो गया। और लाइक Azure सर्विसेज, मतलब मेरा तो फेवरेट Azure ही है, बट अगेन अगर हमें वो सो विल सी, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी अगेन AWS एंड देन Azure वगैरह, या आप लोगों का डिजिटल ओशन काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। सो वो देख लें, और नोट के क्वेश्चन आप पूछ लें, उसामा विल आंसर दैट। यार जो ये, चलो ये क्वेश्चन का मैं ही आंसर कर देता हूँ कि बता दें कि MongoDB के साथ वेब स्क्रिप्टिंग, सॉरी वेब स्क्रैपिंग और अदर स्क्रिप्ट के साथ क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए नोड की। आई वुड से कि मतलब नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। इट रियली डिपेंड्स कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहे हो, वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ठीक है। सो इट्स नॉट समथिंग जिसकी वजह से आप ग्रेट इंजीनियर या बैड इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है। बट अगेन आप 102 दिन का, मेरा ख्याल है, कोई ना कोई आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसके आप ऊपर जाके आप स्क्रैपिंग कर लोगे। बट यूजली मैंने ज़्यादातर जो स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो पाइथन के अंदर देखे हैं, एंड वी आर congratulations कि we are also planning a series on that very soon इंशाल्लाह, तो आप उस सीरीज को भी ज्वाइन कर लेना। बट अगेन ये इस तरह की चीज़ें आर मोर डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ वर्क दैट यू आर ट्राइंग टू डू इन योर कंपनी, या कितनी कंपनीज वेब स्क्रैपिंग करती हैं। आइडियली ठीक है, काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। एंड हाउ टू मेक AWS अकाउंट एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट। AWS अकाउंट इज बेसिकली जहाँ पर अपनी साइट्स को आप लाइव करते हैं। अगर आपको ये पता है कि क्लाउड क्या होता है, और आपको ये पता है कि साइट को डिप्लॉय करना क्या होता है, तो फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप मैसेज कर दो। बट आइडियली AWS इज मोर लाइक अ वेबसाइट होस्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, बट अगेन इट्स मच मोर देन दैट, मच बिगर देन दैट, इट्स अ जाइंट, ठीक है। तो AWS इज बेसिकली Amazon वेब सर्विसेज, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जहाँ पर अपनी आप डेटाबेस को प्रोविजन कर सकते हो, अपनी वेब सर्विसेज को, इनकी वेब ऐप्स को प्रोविजन कर सकते हो, और डिफरेंट ऑटोमेशन के लिए जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको प्रोविजन कर सकते हो, लोड बैलेंसर्स, API गेटवेज, serverless, you name it, ठीक है। So they have data pipelines जो भी आपको चाहिए, so all of that is available over there, and आप उसको just provision करते हो and you use that and you're good to go, ठीक है। So local host से निकल के आप थोड़े से लाइव साइट्स के ऊपर आते हो, अच्छे क्लाउड सर्वर्स के ऊपर आते हो, जो फिर आपको आपके बिजनेस को स्केल करना अलाउ करते हैं। Any other questions so far? No idea about cloud. If you don't have any idea about cloud, I would say कि go to YouTube, search about what is cloud computing,
ठीक है, और मे बी डू अ क्रैश कोर्स ऑन AWS, बट क्लाउड इज मोर लाइक ए, देख, क्लाउड इज मोर लाइक एक वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे भी तो चल ही रही है ना, तो उस कंप्यूटर की जगह पे आपने साइट को चलाना है ऐसे कंप्यूटर के ऊपर जो 24 घंटे ऑन रहता है, ठीक है, और क्या नाम है, उसका सर्वर अच्छा है, उसकी मेमोरी रैम अच्छी है, उसकी हार्ड डिस्क अच्छी है, और अगर वो कभी डाउन हो जाएगा तो उसका एक छोटा भाई उसके साथ छोटा सर्वर बैठा होता है जो अप हो जाएगा और वो आपकी साइट को 24 घंटे अप एंड रनिंग रखेगा। ये सिंपल डेफिनेशन होती है एक सर्वर की। और जब बहुत ज़्यादा सर्वर आपस में मिल जाते हैं और उनको कोई भी रेंट कर सकता है पब्लिकली, उसको क्लाउड कहते हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा सर्वर मैन भाई विच आर अवेलेबल फॉर रेंटिंग इन वेज के उनको थोड़ी देर के लिए कोई यूज़ कर सकता है, सो दैट इज़ बेसिकली क्लाउड। बट अगेन इसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज आ जाती हैं, इट्स मच मोर देन दैट। Can we make our own SSL certificate and how to install in our website? You can make your own SSL certificate, but through some third party. SSL का मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ SSL होता क्या है। लेकिन SSL ये नहीं हो सकता कि कोई भी अपना अपना ही बना के रख जाए। देयर शुड बी अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी जिसको कुछ ब्राउजर्स ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या होती है वो मैं एक सेकंड में बताता हूँ, ठीक है। सो आप कर सकते हैं। और उसको इंस्टॉल कैसे करना है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, यूजुअली यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट। इफ यू नीड मोर डिटेल्स अबाउट दैट ऑन दैट, आपको लाइव जाकर कहीं भी मिल जाएंगी। बहुत से जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो आपको फ्रीली अलाउ कर देते हैं हैविंग योर ओन SSL सर्टिफिकेट्स। लाइक एज़्योर पे तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ईजी है। और मेरा ख्याल है AWS पे भी शायद मेरा ख्याल है फ्री है। बस वो थोड़ा सा ही होता है कि आपको उसकी कोई एक राउटिंग की सर्विस है जिसमें जाकर उसको आपको रजिस्टर करना पड़ता है। बट एजर में तो वो मतलब आराम से हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता। दूसरी हम चीज़ की बात कर रहे थे, हाँ ओके, वो एक मर्मेंटोरशिप में एक मीम भी आ गया क्लाउड के ऊपर, तो यू कैन लुक इनटू दैट। अच्छा, SSL क्यों ज़रूरी होता है? SSL इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जब भी किसी वेबसाइट को HTTPS के ऊपर चलाते हैं तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। तो आप की सारी साइट क्या होती है, इनक्रिप्ट होती है। सारा का सारा जो डेटा यानी कि थ्रू नेटवर्क प्रोसेस कर रहा होता है। यानी कि एक उसामा है वो लाहौर में बैठा हुआ, मेरा जो सर्वर है वो कराची में है। तो जब भी उसामा रिक्वेस्ट कर मेरा सर्वर रिस्पॉन्स करेगा या उसामा रिक्वेस्ट करेगा, जब मेरा एक SSL कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया हुआ है, तो वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड डेटा मूव होगा, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड डेटा में बेसिकली आपको सबको पता है कि क्रिप्टोग्राफी में क्या चीज़ होती है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ पब्लिक की एंड देयर इज़ अ प्राइवेट की, ठीक है। तो इनक्रिप्शन बेसिकली क्या होती है कि एक डेटा आपने पकड़ा, उसको एक की से गुजारा, और उसमें से जो डेटा बाहर निकला वो क्या है, इनक्रिप्टेड डेटा, राइट। इस लाइक कि मेरे पास मैंने लिखा हुआ है कि जी मेरा एक डेटा है, लेट्स से उसका नाम है, मैंने कहा आई एम अ बॉय। तो आई एम अ बॉय की इंक्रिप्शन की कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम उस पर यूज़ हम करते हैं कि आई जो उनसे है उसको GHIJ के आई को J कर दो, जहाँ पर J है उसको K कर दो, जहाँ पर M है उसको N कर दो। इस तरह हम सारा कुछ करते हैं। तो ये जो डेटा एक किसी भी प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है, और उसके बाद जो डेटा निकलता है, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड डेटा होता है। तो प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, राइट। या I guess it's also called cipher if I'm not mistaken. So the point again is कि आपका जो डेटा जब प्रोसेस हो रहा होता है, तो हमने फिर लोगों ने सोचा इसको कैसे करें। तो लोगों ने सोचा अच्छा यार इसका तरीका ये है कि जो और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि उसामा और कराची के दरमियान जब डेटा मूव हो रहा होगा तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें SSL चाहिए। उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर दरमियान में कोई स्निफर बैठा हो, लेट्स से दरमियान में अब्दुल रहमान बैठा हुआ, वो बीच में से डेटा पढ़ सकता है क्योंकि डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है, ओवर सम नेटवर्क जा रहा है। उसने दरमियान से डेटा पकड़ा, उसको पढ़ा आराम से चिल मॉल, उसने लेट्स से उसने क्रेडेंशियल्स निकाले और उसने कहा चलो ठीक है अभी कहानी खत्म, मुझे तो मेरी मकसद की चीज़ मिल गई। तो देन लोगों ने सोचा कि अच्छा ऐसे नहीं हमने करना, हमने क्या करना है कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको मैं अपनी पब्लिक की देंगे। पब्लिक की क्या करेगी, जो भी डेटा होगा उसको इनक्रिप्ट कर देगी, और प्राइवेट की सर्वर पे पड़ी होगी। सर्वर की क्या करेगा, सर्वर उस प्राइवेट की से उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। सो अब हम सुकून में आ गए, कुछ देर के लिए हम सुकून हो गया कि अच्छा यार अब तो हमारे पब्लिक की हमारे क्लाइंट के पास है, तो इनक्रिप्टेड डेटा अगर रास्ते में से कोई पढ़ नहीं सकता, हमारे पास जब आएगा हम उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे। लेकिन फिर एक और मसला आया। मसला ये आया कि बहुत से लोगों ने, अब्दुल रहमान ने
उसामा को अपनी पब्लिक की भेजना स्टार्ट कर दी और उसको कहा कि ये मेरी पब्लिक की नहीं है, ये ज़िशान की पब्लिक की है। उसामा को लगा हाँ ये तो ज़िशान की पब्लिक की है। उसामा ने अब्दुल रहमान की पब्लिक की यूज़ करना डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए और भेजने के लिए, लेकिन अब्दुल रहमान को पता था कि ये तो मेरी पब्लिक की यूज़ कर रहा है। तो अब्दुल रहमान ने इसका डेटा पकड़ा दरमियान से, उसको डिक्रिप्ट किया, पढ़ लिया। तो यहाँ पर फिर SSL सर्टिफिकेट्स का मसला कि एक नई चीज़, SSL सर्टिफिकेट बेसिकली एक पब्लिक सर्टिफिकेट होता है जिसमें पब्लिक की पड़ी होती है, ठीक है, जो एक सर्वर इशू करता है अपने सारे ब्राउजर्स को, राइट। और वो ब्राउजर्स बेसिकली क्या करेंगे कि सिर्फ उस पब्लिक की को यूज़ करेंगे। और वो जो पब्लिक, क्योंकि वो टेक्निकली हम पब्लिक की नहीं भेजेंगे, हम सर्टिफिकेट भेजेंगे। और हमारे ब्राउज़र हर बंदे को ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमारे ब्राउज़र देयर आर सर्टेन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़, उनको सिर्फ ट्रस्ट करेंगे। अब वो क्या करेंगी, वो कहेंगी पब्लिक की जो सी मैंने असाइन की है zishanadil.com के साथ, अब यही है सिर्फ। अगर कोई पब्लिक की भेजता है और वो कहता है ये zishanadil.com वाले है, तो उसको कोई बंदा अब नहीं करेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ सर्टिफिकेट। और अगर कोई एक न्यू सर्टिफिकेट बना भी लेता है, ठीक है, तो ब्राउजर्स ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राउजर कहेंगे हमें ये 4-5 सर्टिफिकेट अथॉरिटीज अगर कहती हैं कि वाकई इस डोमेन के अगेंस्ट ये पब्लिक की है, ठीक है, यानी कि इस डोमेन का ये सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ हम तब ट्रस्ट करेंगे, वरना हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होती है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, बेसिक लेवल के आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम किस तरह से लिख सकते हैं, बाकी आपको दुनिया में बड़े मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, वो कैसे होते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट वाज आइडिया। एनी क्वेश्चन सो फार? एल्स वी विल एंड दिस सेशन। वालेकुम अस्सलाम। सोशल मीडिया में सामने ने बताया था कि जो टाइप्स की फाइल होती है उसमें रन करने के लिए ना जेएस की फाइल अदर से मतलब टाइप्स की फाइल के लिए। एक सेकंड दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा कि उसामा ने भी ये कहा था कि जो फाइल टाइप करके फाइल उसमें रखने के लिए जेएस की फाइल अलग से बनती है। हाँ, तो जो अगर हार्ड में बनती है ज्यादा नहीं तो फर्क हो जाता है, मुझे मतलब फाइल से हो जाएगी इसका। देखो पॉइंट ये है कि कोड ज्यादा नहीं होगा ना। देखो टाइपस्क्रिप्ट इज ओनली फॉर लोकल डेवलपमेंट, ठीक है। जब आप डिप्लॉयमेंट करोगे तो आप क्या करोगे कि आप थोड़ी चीजें भेजोगे ऊपर। TypeScript basically it's not a compiled language. I would say it's a transpiled language. यानी कि आप लिख जावास्क्रिप्ट ही रहे हो, लेकिन कोड लिख रहे हो ना, तो आप बजाय से कि जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखो, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में लिखोगे। उसका फायदा आपको क्या होगा कि वो जो हमने सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं कि यार स्ट्रॉन्गली टाइप्ड होना चाहिए कोड, ये ना हो कि मैं एक बैंकिंग सिस्टम बना रहा हूँ, ऊपर उसको मैंने एक फ्लोट वैल्यू असाइन की, नीचे कोई कास्टिंग वगैरह हो जाए मेरे से गलती से, जरा साइन करके बैठ जाऊं और सारा मेरी कहानी खराब हो जाए, राइट। सो ये बेसिकली एक सेफ्टी कंसर्न है। एक सिंपल वेज में कह लो कि एक ओवर जावास्क्रिप्ट है टू हेल्प यू राइट गुड कोड, टू हेल्प यू राइट in simple terms to help write strongly typed code with the power of COOP। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर आप यूज करोगे तो जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बग्स छोड़ सकते हो, लेकिन जब इवेंचुअली आप अपना कोड डिप्लॉय करोगे तो आप टाइपस्क्रिप्ट को नहीं डिप्लॉय करोगे। गेम क्या होती है कि सर्वर पे चीज लाइट वेट चलनी है कि नहीं चलनी। तो जब आप डिप्लॉय करोगे, आप एक बिल्ड निकालोगे, तो उस वक्त आप जावास्क्रिप्ट की बिल्ड निकलेगी आपकी। तो जो ऊपर जा रहा होगा, यानी कि जो सर्वर पे कोड जा रहा होगा, दैट विल बी जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ। और उसके अंदर फिर आप वही अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन और ये वो सारी चीजें लगा के मिनीफाई करके सर्वर पे भेजोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इसके सर्वर पे क्या पड़ा हुआ, नोट वर्ड के आपके लोकल मशीन पे क्या पड़ा हुआ। क्लियर है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि दिस इज ऑल। अगर किसी को अभी तक समझ नहीं आया तो we can answer that, else we can end this session for today, hopefully, at least. Sounds good. So anyway guys, see you in the next session. Try to join and invite all of your friends in our Discord community, Facebook group,
and WhatsApp groups, because that encourages all the trainers who are doing the free work for the community. So we want के जो भी हम free चीज़ें भेज रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है? So that's pretty much it from my side, our side. Take care. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad. And see you in our groups.